बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। हमारे देश में अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी ट्विटर की टाइमलाइन पर तय होती है। कोर्ट में क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अब इसका फैसला ना तो कोर्ट करता है ना जज करते हैं, बल्कि अब फैसला इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स करते हैं। और बेचारे चीफ जस्टिस गवई साहब लंदन जाकर बोल आए कि सोशल मीडिया सुनवाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। अब आप बताओ, ये कोई नई बात है? दरअसल गवई साहब की ये तकलीफ बिल्कुल वैसी है जैसे कोई स्कूल प्रिंसिपल बोले बच्चे टीचर की बात काटकर मिमिक्री करते हैं। अरे भाई, ज़माना ही ऐसा है। अब कोर्ट में अगर कोई जज साहब कहें आपकी दलील कमज़ोर है, तो इंस्टाग्राम पर वो कट बन जाएगा। देखिए कैसे जज ने वकील को सुनाई खरी खोटी। असल बात गई भाड़ में, बस कैमरा जूम इन करो और बैकग्राउंड में बजा दो डरावनी म्यूजिक। गवई साहब ने लंदन में कहा कि अदालत की टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किया जाता है। अब साहब, अदालत के पास तो कंटेम्प्ट की तलवार है, लेकिन सोशल मीडिया के पास तो फॉलोअर्स की फौज है। जैसे ही कोई क्लिप वायरल होती है, उसमें न्यायपालिका खतरे में या देखिए कैसे कोर्ट ने सरकार को झाड़ लगाई जैसे शीर्षक ठोक दिए जाते हैं और जनता उसे सच मान बैठती है। क्योंकि भाई, कौन पूरी सुनवाई सुने जब 30 सेकंड में जजमेंट मिल रहा है। अब ये मत समझ लेना कि जनता को कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा, भरोसा है, पर इंस्टाग्राम पर पहले देख लेंगे फिर कोर्ट का आदेश पढ़ेंगे। क्योंकि आज का भारत रील देखता है, रूल नहीं। और चीफ जस्टिस साहब को अब जाकर चिंता हुई कि पब्लिक भ्रम में आ जाती है। भ्रम में तो साहब वो तब भी थे जब लोग सोचते थे कि अदालतें 6 महीने में फैसला दे देती हैं। ज़रा सोचिए, कल को अगर कोर्ट कहे बेल मिल सकती है, तो हेडलाइन बनेगी कोर्ट ने कहा आरोपी निर्दोष है। और अगर कोर्ट कहे चार्जशीट में दम है, तो लिखा जाएगा कोर्ट ने माना आरोपी अपराधी है। क्योंकि अब मीडिया के पास समय नहीं है पूरी सुनवाई समझाने का। उसे चाहिए पंचलाइन, थंबनेल और क्लिकबेट। और कानून, उसे फिर पढ़ेगा कौन? अब गवई साहब पूछते हैं कोई बताए हम क्या करें, तो हम जनता की तरफ से जवाब देते हैं आप कुछ मत करिए, हम एडिटिंग में एक्सपर्ट हैं। हम आपके घंटे के तर्क को 10 सेकंड में बदल देंगे। बड़ा खुलासा, आप बस बोलिए, हम मोन्टाज बना देंगे, म्यूज़िक डाल देंगे और अगले 24 घंटे में ट्विटर ट्रेंड करा देंगे। हैशटैग सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी कोर्ट की टिप्पणी आधी भी नहीं होती कि ट्विटर पर फुल स्टोरी छप जाती है। उसी दिन उसी समय कानून का सर्टिफिकेट बन जाता है और विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी अपनी जीत घोषित कर देते हैं। जज बेचारे सोचते रह जाते हैं ये मैंने कब कहा था। ये है आज का लोकतांत्रिक डिजिटल न्याय प्रणाली। चीफ जस्टिस को लग रहा है कि सोशल मीडिया से न्यायपालिका की गरिमा को खतरा है, पर गरिमा अब पुरानी चीज़ है साहब। अब जो वायरल है वही वाजिब है। कोर्ट अगर फैसला नहीं भी देता तो ट्विटर पर फैसला आ जाता है। देश की न्यायपालिका बिक चुकी है या कोर्ट ने फिर किया न्याय का काम। आप तो बस बैकग्राउंड में रहिए साहब। आजकल न्याय जनता करती है, वो भी फ़ोन की स्क्रीन पर। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या सोशल मीडिया पर कोर्ट की सुनवाई रोक दी जाए या कोर्ट खुद रील बनाना शुरू कर दे? जस्टिस गवई रिएक्ट्स टू केस अनसीन फुटेज। शायद ये देश की पहली अदालत होगी जो खुद को सफाई देने के लिए ट्वीट करेगी, हमने ऐसा नहीं कहा, कृपया पूरा आदेश पढ़ें। तो अंत में यही कहेंगे, चिंता करना अच्छी बात है, पर देर से चिंता करना गवई साहब थोड़ी गड़बड़ बात है। अब सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद की बात साफ और पारदर्शी रख सकते हैं। वरना अगली बार जब आप कुछ कहेंगे तो रील्स में उसका रीमिक्स बनकर आ जाएगा। जस्टिस बोले और जनता बोले, डीजे वाला कोड बजा दे तू। The learned Attorney General of India, R.A. Raman, the learned Solicitor General Tushar Mehta, Mr. Kapil Sibal, the President of the SCBA, Rachna Srivastava, the Vice President of SCBA, the law officers, the senior advocates,
the family members of Justice Vela Trivedi, a very dear friend and former Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sonia Gokhani, and members of the bar. Today we come together to bid farewell to our colleague, Honorable Justice Vela M. Trivedi. The journey of Justice Trivedi to this court is indeed a compelling story. Her upbringing in Gujarat was marked by a variety of experiences due to her father's career in the judiciary, which involved frequent transfers. In a job that requires relocation, while there are challenges in settling down, it also offers exposure to the cultures of various cities and towns. I am certain these experiences would have broadened Justice Trivedi's understanding of the diverse challenges people face. Inspired by her father, Justice Trivedi pursued a career in law and practiced for nearly a decade on the civil and constitutional side, the Gujarat High Court. She then applied for high judicial service. A significant chapter in her judicial life commenced with her appointment to the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad in 1995. It has a way of writing beautiful stories, and in Justice Trivedi's life, he wrote one such tale where she walked the same courtroom corridors as her father, both serving as judges at the City Civil and Sessions Court at Ahmedabad at the same time. This rare distinction was recognized by the Limca Book of Records, which recorded the entry in their 1996 edition as record father-daughter judges in the same court. Justice Trivedi's extensive experience in the district judiciary gave her expertise in civil and criminal law as well as procedural law. As a member of the district judiciary, Justice Trivedi held several important roles. On the judicial side, he served as a CBI judge and as a special judge in several cases. Her judicial work was complemented by significant administrative responsibility, including her tenure as Registrar of Vigilance in the Gujarat High Court and as Law Secretary to the Government of Gujarat. In each of these roles, she displayed outstanding legal insight and administrative acumen. These responsibilities demanded a different set of competencies than those required on the judicial side. While adjudication calls for analytical rigor, neutrality, and legal interpretation, administrative roles require strategic planning, policy making, insight, institutional management, and the ability to coordinate across departments, stakeholders. As Registrar of Vigilance at the Gujarat High Court, she was interested with maintaining the integrity of the judicial system, handling sensitive issues with discretion, fairness, and firmness. Her tenure as a law secretary further demonstrated her capacity to engage with complex legal frameworks at the intersection of government and policy. As law secretary, she was instrumental in establishment of the Gujarat National Law University. Justice Trivedi was elevated to the Gujarat High Court in 2011 and later to the Supreme Court in August 2021. Her elevation to this court is remarkable, as she is presently the only judge in the Supreme Court who rose to the ranks of the district judiciary. This rare journey from the grassroots levels of the judicial system to the apex court serves as an inspiration for many in the district judiciary. Her appointment brought a distinct perspective to the bench as a judge of the Supreme Court of India. Justice Trivedi has dealt with a wide range of cases, spanning from criminal matters to those heard by Constitution bench. I had the opportunity to share the bench with her during the proceedings of the 7-judge bench hearing on a significant constitutional question of whether subclassification among scheduled castes is permissible under the Constitution. Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing. In this capacity, she provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment
to her, thoroughly preparing for each case she presides over. On a personal note, when her name was doing rounds from January of 2021, I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So she only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also. Because since I was to take over, the calendar was finalized by me. And I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up. And therefore, we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. But by now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, they had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US. And I had to consider not to cancel her bookings. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।